नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ते हुए आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय समुद्री जो सीमा के बारे में जानेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी स्थलीय सीमा रेखा का अधिकार क्षेत्र होता है, उसी तरीके से हमारी समुद्री सीमा का अधिकार क्षेत्र भी हमारे पास में होता है। तो ये कहाँ तक होता है और किस तरीके से डिसाइड होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समुद्री सीमा का जो अधिकार क्षेत्र है वो कौन डिसाइड करता है और ये कहां तक होता है, क्योंकि ये हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा और व्यापक है, उसमें कहां तक हमारा अधिकार होगा, कहां तक हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पाएंगे, कहां तक हम कस्टम ड्यूटीज लगा पाएंगे, कहां तक हम पेट्रोलियम जितनी भी चीजें हमें मिलती है उसमें किस तरह का बंटवारा होगा, ये सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं दोस्तों। तो आप तसल्ली से बैठ जाइए पेन कॉपी लेके, और अगर आपके पास मैप हो तो उसको आप लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी चीज मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठती है दोस्तों। तो हम ये जानेंगे पहले कि जो भारत की जो स्थलीय और जलीय हमने बात करें तो कहां तक फैली हुई है और कहां तक इसका विस्तार है। जिसका जितना तटीय रेखा वाला जो देश होता है वो उतना ही आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध होता है दोस्तों। और हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में लगने वाला जो हमारा भारत है वो सबसे अधिक फैला हुआ है, और दुनिया में ऐसा कोई महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश के बारे में हो। तो हमारा जो हिंद महासागर है वो भारत या हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, और ऐसा विश्व में आपने देखा होगा कोई ऐसा देश नहीं है जिसका नाम महासागर का जो नाम है वो किसी देश के ऊपर से रखा गया हो। तो हम इसमें जानेंगे कि टोटल जो हमारा जो एरिया है, तटीय जो रेखा का एरिया है वो टोटल है 6100 किलोमीटर। ये हमारा जो मुख्य भूमि से लगने वाला एरिया है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहां से जो हमारा टोटल हम बात करें कि जो हमारे छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं, जैसे कि हमने बात करी अंडमान निकोबार की, हम बात करें लक्षद्वीप की, तो यहां पे जितने भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं हमारे, उनको अगर हम संपूर्ण रूप से शामिल कर लिया जाए तो ये हमारी तटीय रेखा हो जाती है 7516 किलोमीटर। तो ये आपको मोटा माटी हमें याद रखना है कि कौन सा समुद्री सीमा रेखा, हमारी तटीय सीमा रेखा कितनी है, संपूर्ण समुद्री सीमा कितनी है। तो हम अगर इसको मैप में देखें, यहां पे आपको मैप विजिबल हो रहा होगा, तो हम जब भी जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं तो उस चीज को हम किलोमीटर में मापते हैं, और अगर हम समुद्र में चलते हैं तो उसमें अगर हम समुद्र में अगर मापते हैं तो हम नॉटिकल मील में देखते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर दोस्तों, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्तों? एक नॉटिकल मील बराबर होता है दोस्तों 1.852 समुद्र किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि आप अगर यहां पे हम देखेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो उतना किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि एक नॉटिकल मील जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये डिसाइड करने वाला आखिर होता कौन है कि ये समुद्री सीमा रेखा कहां तक होगी। तो अगर हम देखें इसमें आगे की तरफ, तो मैं अगर इसको यहां पे बताऊं तो एक 1982 में एक कमेटी बैठती है, यानी कि हम बोलते हैं कि यूएन में जितने भी शामिल देश हैं, यूएन का नाम आपने सुना होगा ना, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश हैं, यूनाइटेड नेशन में जितने भी वहां पे कंट्रीज हैं वो आती है और वो ये डिसाइड करती है। वहां पे एक कन्वेंशन होता है, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पे एक कन्वेंशन होता है 1982 में। 1982 में एक कन्वेंशन होता है जिसको लॉ ऑफ सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सी बोला जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि समुद्र के कानून के बारे में बात की जाती है। समुद्र से कानून के बारे में बात की जाती है कि समुद्र सीमा में किस तरह के कानून व्यवस्थाएं होंगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सी का जो फॉर्मूला के आधार पे यहाँ पे देखा जाता है कि 3 तरीके से हम यहाँ पे सीमाओं का बंटवारा किया गया है। 3 तरीके आधार क्या क्या है कि एक तो हमारा होता है पारदेशिक सीमा।
पारदेशिक सीमा होती है दोस्तों, पारदेशिक सीमा होती है। एक हमारा जो होता है एक संलग्न क्षेत्र होता है, एक संलग्न क्षेत्र होता है दोस्तों। संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटिन्यूअस जोन होता है। पारदेशिक सीमा अगर इंग्लिश में बताऊं तो टेरिटोरियल जोन होता है, टेरिटोरियल जोन, या फिर उसकी बाउंड्रीज की बात करें। और अगर मैं संलग्न क्षेत्र की बात करूं तो कंटिन्यूअस जोन होता है, कंटिन्यूअस जोन होता है ये। और अगर थर्ड में मैं बात करूं तो ये कौन सा होता है दोस्तों, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको EEJ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो तीन तरीके से हमने यहां पे देखा है कि ये यहां पे सीमा का निर्धारण किया गया है। तो ये तीन तरीके कौन कौन से हैं ये हम इसमें देखेंगे कि आगे अगर हम देखेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनाइटेड नेशन में एक सब लोग बैठते हैं, जितने भी UN में शामिल हैं, वो डिसाइड करते हैं कि समुद्र में किस तरह की कानून व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि आए दिन ये होता है ना कि कोई भी अपनी समुद्री सीमा में घुस जाता है, कोई भी यहाँ के मछुआरों को मार देता है, तो एक टाइम के आने के बाद जब चीज़ें होने लगती है तो उस पर कानून बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमें हानि हो जाती है, जब हानि हो जाती है तो उसके बाद नींद खुलती है सबकी कि अब यहाँ पे कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसी के हिसाब से क्या होता है कि फिर कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कानून बनाया गया है कि लॉ ऑफ सी का फॉर्मूला दिया गया है कि इसमें किस तरीके से पारदेशिक सीमा कहां तक होगी, संलग्न क्षेत्र कहां तक होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक होगा। तो इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि ये आखिर होता क्या है, कि सर ये होती क्या चीज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ये एक मैप बनाया है कि यहाँ पे हमारे जो सीमा रेखा है, समुद्री सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। तो ये आपको बड़ी जान के एक ऐसा लगेगा कि जिसकी ज़्यादा समुद्री सीमा होगी, जिसका जितना बड़ा द्वीप समूह होंगे, उनका एक बड़ी व्यापक रूप से समुद्री सीमा होगी दोस्तों। और इसके बड़े लाभ भी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग हमने देखा था। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या देखा था, लॉ ऑफ सी के 1982 में आया है ना, 1982 में आया, जो कि UN में एक वहां पे कन्वेंशन हुआ। उसमें दिया गया कि यहाँ पे जो चीज होंगी 3 आधार पे इसमें दिया गया कि एक तो पारदेशिक सीमा होगी, पारदेशिक सीमा होगी, क्या कौन सी होगी, पारदेशिक सीमा, है ना दोस्तों। अब पारदेशिक सीमा क्या है इसके बारे में जानते हैं। हम सब ये चीज पता है हमें कि जो भी हमारा जो तटीय रेखा होती है, कोस्टल लाइन होती है, वो कटी पिटी होती है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऐसे कटी पिटी है। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखते हैं कि ये कटी पिटी हमारी जो तटीय टेढ़े मेढ़े जो होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो हम देखते हैं ना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को, तो ये भी बड़ा कटा पीटा होता है ऐसे। तो यहाँ पे सीमा का कैसे निर्धारण यहाँ पे भी देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो सीमा रेखा है यानी कि वो बहुत कटी पिटी है, टेढ़े मेढ़े है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा सर क्रीक है, तो ये इस तरीके से कटा पीटा है। तो यहाँ से क्या होता है कि पारदेशिक सीमा रेखा का निर्धारण ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है जिससे कि हम टेढ़े मेढ़े चीजों को हटा दे। तो यहाँ जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आती है आधार रेखा आती है दोस्तों। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, आधार रेखा नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे इसको हम, आधार रेखा। क्या नाम, आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन देंगे। यानी कि हम हमारा अगर मापना स्टार्ट करें तो ये आधार रेखा होती है। और आपको ये देख रहा होगा ये हमारी स्थलीय सीमा है। क्या है दोस्तों, स्थलीय सीमा। तो जो आधार रेखा और स्थलीय सीमा रेखा के बीच में भी आपको वाटर बॉडी दिख रही होगी, है ना। मतलब कि ये हमारी स्थलीय रेखा होगी जो कि कटे पिटे तट है, और ये हमारी आधार रेखा हो गई। तो इसके बीच में भी आपको जगह दिख रही होगी ना, ये यहाँ पे ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल सी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इंटरनल सी। क्या बोलते हैं, इंटरनल सी, यानी कि हमारी जो ये आंतरिक समुद्र सीमा हम जिसको बोल देते हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है कहानी।
क्या कहानी स्टार्ट होती है कि यहां से स्टार्ट होती है आधार रेखा के बाद कहानी। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे जो रेखा खींच दी जाती है उसको हम बोलते हैं पारदेशिक सीमा। यानी कि अभी सीमा रेखा कितनी खींची जाएगी, ये बड़ा देखने वाला चीज है कि ये होगी 12 नॉटिकल मील। कितनी होगी? 12 नॉटिकल मील होगी दोस्तों। ये कितनी होगी? 12 नॉटिकल मील। तो इसमें 12 नॉटिकल मील में क्या क्या चीज होंगी, ये एक तो हमने विशेष पॉइंट डाल दिया करके कि यहाँ पे कितना क्षेत्र होगा, मतलब क्षेत्र अगर हम डाल दें कि यहाँ पे कितना क्षेत्र होगा, कितना क्षेत्र होगा दोस्तों, क्षेत्र अगर हम देखें तो क्षेत्र में हम देखते हैं कि 12 नॉटिकल मील होता है। अब यहां पे हम देखते हैं कि इतना ही हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पर्पज से यह भी पता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है, अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है, तो अधिकार हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंस होता है। अगर इस एरिया में दोस्तों अगर मैं बात करूं, इस एरिया में अगर बात की जाए, यहां पे ये इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा कंप्लीटली डोमिनेंस होता है। अगर यहां पे परिंदा भी पर मारेगा तो भारत उसको मार देगा, यानी कि निपटा देगा। अगर मान लो कि पाकिस्तान या फिर इधर से कुछ भी म्यांमार या बांग्लादेश इसमें एंटर करते हैं हमारे पारदेशिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल जोन में, तो वो अगर बिना परमिशन के आते हैं तो हमें उनको मारने का अधिकार है कि आप हमारी समुद्री सीमा में बिना परमिशन से नहीं आ सकते। इस तरीके की चीज होती है। तो हमारा यहां पे कंप्लीटली डोमिनेंस होता है। क्या होता है? अगर हम बात करें कंप्लीटली डोमिनेंस होता है दोस्तों। और दूसरी यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारा यहां पे कस्टम ड्यूटीज वसूलने का, यानी कि हमें यहां पे सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। क्या है दोस्तों? सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। और यहां पे हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का भी अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी चीज हमें मिलती है भविष्य में तो हम उसका प्राकृतिक संसाधन का दोहन हम कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज होगी कि हमारा यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंस होता है, यानी कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी प्राकृतिक संसाधन भविष्य में मिलता है तो वो हमारे ही, हम उस पे हमारा डोमिनेंस होगा। सीमा शुल्क हम यहाँ पे वसूल सकते हैं और ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा अभिन्न अंग माना जाता है। एक चीज ये समझ में आ रही होगी। अब दूसरी चीज हम बात करें तो ये जो क्षेत्र के बाद अगर हम बात करेंगे वो आएगा हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया पारदेशिक सीमा, और दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा संलग्न क्षेत्र आता है। संलग्न क्षेत्र आता है, ये संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटिन्यूअस जोन इसको हम बोलते हैं। ये संलग्न क्षेत्र कहां से आता है? तो कभी कभी क्या है बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर मैं यहां पे बताऊं तो आधार रेखा से लेके तो जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है पारदेशिक सीमा का वो ये है, यानी कि इसको हम पारदेशिक सीमा बोलेंगे। और आधार रेखा से लेके तो जो हमारा ये 12 नॉटिकल मील हो गया, और यहां से आधार रेखा से लेके तो जो हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा, रेखा थोड़ी सी हो सकती है, ये 24 नॉटिकल मील जो आता है ये हमारा होता है संलग्न क्षेत्र। यानी कि अगर हम आधार रेखा से लाइन खींचेंगे तो 24 नॉटिकल मील, और अगर पारदेशिक सीमा से खींचेंगे तो 12 नॉटिकल मील। ये आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। यानी कि आधार रेखा से खींचा तो 24 नॉटिकल मील, और अगर हमने पारदेशिक सीमा से खींचा तो 12 नॉटिकल मील। अब सर इसमें संलग्न क्षेत्र में हमारा क्या अधिकार होता है, तो हम इसको पहले जान लेते हैं कि ये आधार रेखा यानी कि हमारी जो बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है दोस्तों। इसमें हमारे जो अधिकार होते हैं दोस्तों वो क्या क्या होते हैं? अधिकार यानी कि क्या, अगर हमारे पास संलग्न क्षेत्र है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि वो भारतीय सीमा का एक अहम हिस्सा माना जाएगा ना। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसमें हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। हमें यहाँ पे पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ साफ सफाई का जिम्मेदारी भी हमारी होगी दोस्तों। साफ सफाई की जिम्मेदारी भी होगी यहाँ पे। यहाँ पे हमें सीमा शुल्क वसूलने का भी अधिकार है।
सीमा शुल्क कैसे कि अगर कोई भी मान लो किसी भी देश का कोई भी हवाई जहाज बिना परमिशन के यहाँ पे एंटर कर जाता है, तो हम जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई भी सिग्नल तोड़ के चला गया तो उसको डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, कैमरा में कैद करके उसके घर पे वहां पे पहुंचा दिया जाता है कि भाई आपको फाइन भरना है। तो इसी तरीके से अगर हमारे बिना परमिशन से कोई भी अगर अनजान हवाई जहाज या फिर शिप इसमें एंटर करता है तो हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, यहां पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में होते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे अधिकार क्षेत्र में होते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार होता है यहाँ पे। ठीक बात दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो आने वाला है हमारा आधार रेखा से। आधार रेखा से तो हमारा 200 नॉटिकल मील। अब ये जो हमने बात की है ये यहाँ पे ऐसे करके 200 नॉटिकल मील की जो बात की है। अब इसमें सर आप बोलेंगे कि श्रीलंका तो पूरा हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया दोस्तों। तो ये एक ऐसी है कि यहाँ पे हम कभी कभी लाइन ऐसी खींच देते हैं कि यहाँ से आपका हिस्सा है और यहाँ से हमारा हिस्सा है। तो ये श्रीलंका का एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। बट पहले आप इसको समझिए कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील जो आती है हमारी बाउंड्री, वो यहां पे एक, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इस एरिया को हम बोलते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख दूं यहां पे, इस एरिया को हम बोलते हैं दोस्तों, इस एरिया को हम बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या बात होती है सर, तो यहां पे हम अगर बोलें तो ये एक तो 200 नॉटिकल मील के बराबर होता है, 200 नॉटिकल मील। और दूसरी चीज है कि यहां हमारे अधिकार क्या क्या होंगे, अधिकार क्या क्या होंगे सर, तो अधिकार होंगे कि यहां पे अगर कोई भी मछुआरे जो मछली पकड़ने का अधिकार होता है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने का अधिकार होता है, प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार, प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार। और दूसरी चीज क्या हो सकती है दोस्तों, यहां पे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी यहां पे हमारी बाउंड्री में आता है तो उस पर टैक्स लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहां पे हमें जो होते हैं ना हमारे अनुसंधान, है ना, अगर हम देखें तो वैज्ञानिक अनुसंधान करने का हमें अधिकार होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। यहाँ पे जल शक्ति से संबंधित जितनी भी चीज होती है वो हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहां पे हमें मछली पकड़ने का अधिकार भी है, मछली पकड़ने का अधिकार। तो ये सारी जो चीजें आने वाली हैं, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल क्या है कि फॉर्मेट बदल गया है। वो आपसे 200 नॉटिकल मील तो काफी बार पूछ चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो वो ये पूछा जा सकता है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान कौन से जोन में करते हैं, कौन से अधिकार में हमारा कंप्लीटली डोमिनेंस होता है, इस तरीके की चीज है। अब हम देखते हैं कि जहां से भी अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे जितने भी ये यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है, तो यहां से भी सर हमारा इसी तरीके से देखा जाएगा। पहले हमारा क्या होगा, पहले हमारी पारदेशिक सीमा होगी, उसके बाद हमारी संलग्न क्षेत्र होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। इसी हिसाब से यहां पे भी हमने देखा है। तो हमारी जो समुद्री सीमा है ना वो बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है और इसका आर्थिक महत्व भी बहुत है। तो सर हमने 3 तरीके की चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब चौथी चीज जो आती है कि सर ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं, ये हाई सी बोला जाता है, हाई सी के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि हाई सी का मतलब यह है कि यहां पे किसी का डोमिनेंस नहीं होता है, लेकिन भविष्य में भी किसी भी प्राकृतिक संसाधनों की यहां पे खोज होती है
और यहां पे अगर खोज होने के बाद जो नियरेस्ट कंट्री होती है तो उसका उस पे अधिकार होता है, यानी कि अगर दोनों के बीच में तो उसको आधा आधा बांट लिया जाता है। आधा आधा बांटने के साथ साथ वहां पे देखा जाता है कि सबसे पास में कौन है, तो इस तरह की चीज होती है। और अगर हाई सी में अगर कोई भी लैंड या फिर कोई भी द्वीप समूह आइलैंड अगर फाइंड होता है तो वहां पे उसके नियरेस्ट कंट्री के ही देश पे वहां पे अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्री सीमा में अगर कोई द्वीप मिलता है तो वो सामरिक दृष्टिकोण से और हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारा यहाँ पे चाहे तो हम ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इनका हमारी आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे चाइना हो या फिर म्यांमार हो, यहाँ पे कोई भी यहां से एंटर करता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा देश हमें इस तरीके से जल के थ्रू हमें या जल शक्ति के थ्रू या फिर जलीय सीमा से हमारे ऊपर हम पे अटैक करने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मुझे विश्वास है। तो अगर हम इसमें देखें तो 3 तरीके से हमने समुद्री सीमा के बारे में बात की है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमने आगे की तरफ ये चीज आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर मैं अगर आगे की तरफ इसमें पीडीएफ में बढ़े तो देखते हैं कि कौन से हमारा नेक्स्ट चीज है। तो नेक्स्ट हमारा है, हम बात करें तो भारतीय जो मानक समय है, मानक समय के बारे में हम अगर बात करें तो ये किस हिसाब से हमारा जो मापा जाता है, किस हिसाब से अगर देखें तो किस हिसाब से हमारी जो मानक समय डिसाइड की जाती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और इसके साथ साथ भारतीय में। तो जो मानक समय रेखा का जो निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं से होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो 2 तरह की रेखाएं हैं पूर्ण पृथ्वी पे, यहाँ अगर एक इमेजिनरी लाइन है वो जो कि बहुत इमेजिनरी लाइन का मतलब एक काल्पनिक रेखा है, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक मकर रेखा है और एक कर्क रेखा है ना। तो मकर रेखा में हमने देखा है कि ये 5 हमारे स्टेट से होके निकलती है और हमारे वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं। पहला जो है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जिनसे मकर रेखा निकलती है। और हमारा जो मानक समय रेखा जो डिसाइड होता है वो उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, इलाहाबाद के नैनी से हमारा जो है मानक समय जो है डिसाइड होता है। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है वो कहां से डिसाइड होता है। भारत का तो हमने देख लिया कि हमारा इलाहाबाद के नैनी में एक जगह है, वहां से डिसाइड होता है। अब ये पूरे दुनिया में किस हिसाब से डिसाइड होता है तो हमने यहां देखा है कि जो हमारा ग्रीनविच माध्यम टाइम जो है जीएमटी से जो ये डिसाइड होता है। ये कहां पे है सर? ये हमारे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक जगह है वहां पे ग्रीनविच, वहां से डिसाइड होता है। और जो हमारा मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगर मान लो ग्रीनविच पे अगर 5 बजे हों तो भारत में कितने बजे होंगे? भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 से अगर मान लो, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर 12 बज रहे हो, मान लो ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के हिसाब से। अगर सुबह के 12 या दोपहर के 12 बज रहे हो तो हमारे यहाँ पे अगर आप उसमें प्लस 5.5 करोगे तो कितने होंगे? 12 से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 बजे होंगे, है ना। अगर आप 9 बज रहे होंगे तो वही 5 + 8 कर दो, इस हिसाब से। तो ये जो होता है वो किस हिसाब से माना जाता है, किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि ये कैसे डिसाइड होता है। तो जो संपूर्ण हमारी जो अर्थ है वो एक 360 डिग्री पे है। 360 डिग्री पे हम इसको मेजर करते हैं और इसमें अगर हम देखें 360 डिग्री में हम देखें तो ये 24 आर के बराबर होती है। ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर अपने खुद के अक्ष पर संपूर्ण पूरा करती है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 360 डिग्री यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक जो दिखाई देगा हमें, अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें, मैथमेटिक्स का कुछ रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अगर हम यह बात करें कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर,
यानी कि 360 बराबर 24 घंटे। तो यहां अगर हम देखें कि यहां पे अगर 15 डिग्री हम देखें तो 15 डिग्री यानी कि एक घंटा, यानी कि हम मिनट में देखें तो 60 मिनट, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री। अगर हम इसको आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ अगर हम देखें तो अब 15 मिनट का देख लिया हमने, 5 डिग्री का देखेंगे तो 20 मिनट, है ना। अगर 15 से हम डिवाइड करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसमें हम देखें कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में हमारा होता है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, है ना। तो हम इससे कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि अगर 1 डिग्री इधर जाता है तो 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है ना। अगर यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो है 22.5 है ना, 22.5 डिग्री 5 मिनट जो है टाइम है ना। मतलब 22.5 डिग्री यहाँ पे अगर हम 22.5 अगर इससे से लिख सकते हैं कि आप हाफ लिखा है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पूर्वी देशांतर से मापा जाता है, तो यहाँ पे अगर इधर जाता है तो 4 मिनट, उसमें हम 1 डिग्री का यानी कि 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो मकर रेखा पर जितने भी राज्य हैं, इस तरीके से हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। ठीक बात है दोस्तों। यहाँ पे कितने राज्य, यानी कि हम देखते तो हमारे मध्य प्रदेश के, और सबसे जो ज़्यादा जाता है वो जाता है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो कर्क रेखा पर टोटल हमारे 8 राज्य हैं, जो कि भारत को ये बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। 2 हिस्सों में एक हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय और एक हो जाता है हमारा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर हम मैप में देखें तो गुजरात हो गया, गुजरात पहला राज्य हो गया। गुजरात के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं, गुजरात के बाद देखते हैं तो राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद देखते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं तो ये फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ में हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा का मिलन पॉइंट है। ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पे मिलती है, तो वो छत्तीसगढ़ में मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पे तो झारखंड हमारा जो है नेक्स्ट स्टेट है, जो कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहां पे देखें तो त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर यहां पे कर्क रेखा गुजरती है, और इसमें हम देखें तो ये भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। एक तो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और एक हमारा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये हमारा होता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो टोटल हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा जो सीमा है ये हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का है, जिसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका कर्क रेखा और मकर रेखा का दोनों का मिलन पॉइंट है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।